आगमन सर्दियों की काली शाम थी। धुंध इतनी घनी थी कि सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे भी अदृश्य हो गए थे। रिया शर्मा एक पुरानी ऑटो से उतरी। उसके हाथ में 2 सूटकेस और कंधे पर एक बैग था। सामने खड़ा था खैरपुर गांव का वो 2 मंजिला मकान, हरियाणा के इस सुनसान इलाके में एक अकेला ढांचा। दीवारों पर काई की मोटी परत थी और छत से पानी टपकने के काले निशान बन गए थे। लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था और खिड़कियों के टूटे शीशों से हवा की सनसनाहट ऐसी थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। किराया 3000 रुपए महीना था। रिया के लिए एक सौदा, जो उसकी नई नौकरी के लिए सस्ता ठिकाना ढूंढ रही थी। पास के कस्बे में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी उसे अगले हफ्ते से शुरू करनी थी। मकान मालिक सुरेश चौधरी ऑटो के पास खड़ा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने चाबियां रिया की ओर बढ़ाई, लेकिन उसका हाथ हल्का सा कांपा। देखो बेटी, घर पुराना है, कई सालों से खाली पड़ा था, थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ेगा, रहने लायक है। उसकी आवाज में एक अनकही हिचक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रिया ने चाबियां लीं और अंदर चली गई। उसके साथ एक छोटा गैस सिलेंडर, कुछ किताबें और एक पुराना रेडियो भी था, जो उसे अकेलेपन में सहारा देता था। अंदर का माहौल भारी था। हवा में सड़ांध और नमी की गंध थी। फर्श पर धूल की परत ऐसी थी जैसे सालों से कोई नहीं आया हो। नीचे का कमरा छोटा था, एक लोहे का पलंग जिसके गद्दे से स्प्रिंग बाहर निकल रहे थे, एक टूटी मेज और दीवार पर एक पुराना दर्पण जिसके किनारे काले पड़ चुके थे। दर्पण में रिया की परछाई धुंधली सी दिखी, शायद धूल की वजह से। उसने सामान जमाया और सोने की तैयारी की। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और हवा खिड़की से सनसनाती हुई कमरे में घुस रही थी। पहली रात के करीब 11 बजे रिया सो गई। थकान ने उसे जल्दी नींद में धकेल दिया, लेकिन आधी रात को उसकी आंखें खुलीं। खर्र खर्र खर्र, ऊपर की मंजिल से कोई लकड़ी पर नाखून घसीट रहा था। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी नियमित कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। रिया ने बिस्तर पर उठकर कान लगाए। बाहर कुत्तों का भौंकना अब बंद हो चुका था। सन्नाटा ऐसा था कि उसकी अपनी सांसें भी उसे तेज लग रही थीं। उसने सोचा शायद कोई चूहा या हवा से खिड़की हिल रही होगी। उसने तकिया मुंह पर रखा, लेकिन नींद गायब थी। वो आवाज अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। कुछ देर बाद एक नई आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी कुंडी हल्की सी हिल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बिस्तर से उठी। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो आवाज रुक गई। उसने कान लगाया, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो वापस पलंग की ओर मुड़ी, दर्पण में कुछ दिखा। उसकी परछाई के पीछे एक और आकृति थी, लंबी, धुंधली और बिना चेहरे की। रिया ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्पण में भी अब सिर्फ वो अकेली थी। उसने इसे नींद का वहम समझा और सोने की कोशिश की, लेकिन रात भर उसे लगता रहा कि कोई उसे देख रहा है। पहला रहस्य सुबह रिया ने ऊपर की मंजिल देखने का फैसला किया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट होती थी। ऊपर एक लंबा, अंधेरा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ 2 कमरे थे। हवा में ठंडक थी और धूल के कण टॉर्च की रोशनी में नाच रहे थे। पहले कमरे में टूटी कुर्सियां और एक पुरानी अलमारी थी, जिसका दरवाजा आधा लटक रहा था। अलमारी के पास फर्श पर खरोंच के निशान थे, गहरे और अनियमित, जैसे किसी ने नाखूनों से खोदा हो। रिया का दिल तेज धड़का।
दूसरे कमरे में पुराने अखबार बिखरे थे। उसने एक उठाया। तारीख थी 15 मार्च 1998। हेडलाइन धुंधली थी, लेकिन कुछ शब्द साफ थे। परिवार लापता, खैरपुर में रहस्यमयी हादसा। पुलिस बेबस। पास में एक तस्वीर थी, एक पुरुष, एक महिला और एक छोटी लड़की। उनकी आंखें काली स्याही से काट दी गई थीं। रिया ने अखबार नीचे रखा। उसका दिमाग सवालों से भर गया। उसने अलमारी की ओर देखा। अंदर कुछ था, एक पुराना कपड़ा जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। उसने उसे छुआ नहीं और नीचे भाग आई। दिन में उसने मकान मालिक को फोन किया। ये घर, इसमें कुछ गलत है। ऊपर अखबार थे और खून के निशान। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। क्या देखा तुमने? कुछ मत छुओ, मैं शाम को आता हूं। उसकी आवाज में डर था। चौथा अध्याय। दूसरी रात शाम को सुरेश नहीं आया। रिया ने इंतजार किया, लेकिन फोन भी बंद हो गया। सूरज ढलते ही धुंध गाढ़ी हो गई। रिया ने फैसला किया कि वो रात वहीं रुकेगी, सामान पैक करके सुबह निकल जाएगी। लेकिन रात होते ही वो आवाज फिर शुरू हुई, खर्र खर्र खर्र, इस बार तेज और करीब। इसके साथ एक फुसफुसाहट थी, रिया। उसका नाम। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की ओर देखा। वहां एक साया खड़ा था, लंबा, पतला और धुंधला। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे जो उसे घूर रहे थे। साये के पास एक छोटी लड़की की छाया थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा पीला। उसकी आंखें भी काली थीं, जैसे अखबार की तस्वीर में। रिया की चीख निकली। वो दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वो जाम था। पीछे से कदमों की आहट आई, थप थप थप। साया नीचे उतर रहा था। उसने गैस सिलेंडर उठाया और साये की ओर फेंका। सिलेंडर टकराया और एक तेज चीख के साथ साया गायब हो गया। लेकिन लड़की की छाया वहीं खड़ी रही। उसने धीरे से कहा, मम्मी पापा मुझे छोड़ते नहीं। तुम भी मत जाओ। रिया ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा अटल था। तभी दर्पण में उसने देखा, उसकी परछाई गायब थी। उसकी जगह वो लड़की खड़ी थी, उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। 5वां अध्याय। गांव का सच। सुबह किसी तरह दरवाजा खुला। रिया गांव के चौक पर पहुंची। उसने एक बूढ़ी औरत से बात की, जिसके हाथ में लाठी थी। उस घर में मत जाओ। वहां रमेश, सुनीता और उनकी बेटी काजल रहते थे। 1998 में एक रात वो गायब हो गए। लोग कहते हैं रमेश ने गुस्से में अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला, लेकिन लाशें कभी नहीं मिली। पुलिस ने घर सील कर दिया था, पर कुछ साल बाद सुरेश ने उसे फिर खोल दिया। जो भी वहां जाता है, उसे वो बुलाते हैं। रिया ने पूछा, कौन बुलाते हैं? औरत ने सिर झुकाया, वो जो मरे नहीं। शाम को सुरेश मिला। उसकी आंखें लाल थीं। मेरी बहन सुनीता वहीं रहती थी। एक रात उसने फोन किया, कोई घर में है, वो चीख रही थी। फिर लाइन कट गई। मैं सुबह गया, लेकिन वो गायब थी। पुलिस को कुछ नहीं मिला। मैंने घर बंद कर दिया, पर पैसों की जरूरत ने मुझे मजबूर किया। रिया ने गुस्से से कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सुरेश रो पड़ा। मुझे लगा शायद अब ठीक हो, लेकिन वो अभी भी वहां हैं। 6ठा अध्याय। आखिरी सामना। रिया ने फैसला किया कि वो सामान लेने जाएगी। वो दिन में गई, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा बंद हो गया। ऊपर से आवाजें आईं, खर्र खर्र खर्र। फिर एक चीख, रिया यहां आओ। वो सीढ़ियां चढ़ी। कमरे में 3 साये थे, रमेश, सुनीता और काजल। रमेश के हाथ में चाकू था, सुनीता के गले पर रस्सी के निशान थे और काजल की आंखें काली थीं। काजल बोली, पापा ने हमें मारा, लेकिन हम गए नहीं।
अब तुम हमारे साथ रहोगी। रिया ने दर्पण की ओर देखा। उसकी परछाई अब काजल थी, जो उसका हाथ पकड़े हुए थी। रिया ने दर्पण तोड़ा। एक तेज हवा चली और साए चीखने लगे। वो भागी, लेकिन बाहर निकलते ही उसके हाथ पर खरोंच के निशान दिखे। वो हर रात गहरे होते जा रहे हैं। अब उसे सपने में काजल दिखती है, जो कहती है, हम तुम्हें लेने आएंगे।